निकी का मोबाइल पीयूष के पिताजी ने ही गायब करवाया था, लेकिन इस बात से अनजान निकी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम से रात और फिर रात से कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़कियों से झांककर निकी के चेहरे पर लाली बिखेरी, तब जाकर उसकी नींद टूटी। पेड़ों से आ रही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज उसके कानों में मधुर संगीत छेड़ रही थी। उसे ऐसे माहौल में सुकून महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। वो अंगड़ाइयां लेते हुए बेड पर उठ बैठी। अचानक उसकी नजर अपने बगल के बेड पर गई जो खाली पड़ा था। वो हैरान सी बड़बड़ाई, कमाल है, पूरी रात गुजर गई पर पीयूष कमरे में नहीं आया। आखिर बात क्या है? जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा है, पीयूष ने तो जैसे मुझसे दूरी ही बना ली है। वो उसके बारे में सोचते हुए उठकर बाथरूम चली गई और खुद को शीशे में देखती हुई बोली, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। ये सोचकर वो अपना मुंह धोने के लिए नीचे झुकी कि तभी उसे एहसास हुआ कि काला लिबास पहने कोई औरत उसके ठीक पीछे खड़ी है और नल से आ रहे पानी का रंग अचानक से खून की तरह लाल हो चुका था। निकी की एक पल के लिए सांस अटक गई। उसने तुरंत ही पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नल के पानी को देखा, उसका रंग भी नॉर्मल था। उसने राहत की सांस ली। फ्रेश होने के बाद निकी कमरे से बाहर निकली। उसने झांककर ग्राउंड फ्लोर पर देखा, लेकिन वहां शांति छाई हुई थी। उसने गेट पर खड़े गार्ड भवानी सिंह से थोड़ा हिचकते हुए पूछा, घर में सब कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। भवानी ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम बहू रानी, सब शादी की तैयारियों के लिए पुरानी हवेली गए हैं। निकी आश्चर्य से बोली, पुरानी हवेली? इस हवेली के अलावा भी कोई और हवेली है? हाँ बहू रानी, राज परिवार की पुरानी पुश्तैनी हवेली, लगभग 300 साल पुरानी। ये हवेली तो बस 50 साल पहले ही बनी है। इस घर में जितनी भी शादियां होती हैं, सब पुश्तैनी हवेली से ही होती हैं। निकी आगे बोली, लेकिन वो लोग किसकी शादी के लिए वहाँ गए हैं? आपकी और पीयूष बाबा की। ये सुनकर निकी हैरान रह गई। वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, मेरी और पीयूष की शादी? लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। बहू रानी, वो शादी यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार मान्य नहीं है। आप दोनों की शाही तरीके से दोबारा शादी होगी, और वो भी भैरवगढ़ की रस्मों के अनुसार। भवानी सिंह की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। मानो वो हवाएं भवानी सिंह के शब्दों को अपनी सहमति दे रही हों। निकी थोड़ा घबरा गई, लेकिन मन ही मन कल्पना करते हुए बोली, शाही तरीके से, यानी रॉयल वेडिंग। ओह माय गॉड, लगता है मेरा आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत भवानी से पूछा, अरे हाँ, कल रात मैंने आपको मेरा मोबाइल ढूंढकर लाने को कहा था, आपको मिला क्या? भवानी उदास चेहरा बनाते हुए बोला, बहू रानी, हमने हर जगह ढूंढ लिया, पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। मैं माफी चाहता हूँ। निकी हैरान होती हुई बोली, कहीं नहीं मिला? लेकिन भला घर के अंदर से मोबाइल कहाँ गायब हो सकता है? खैर, अब क्या कर सकते हैं, पीयूष को बोलकर दूसरा फोन मंगवा लूंगी। फिर उसने वहाँ खड़े खड़े ही एक नजर पूरी हवेली पर डाली और खुद से बोली, चलो, जब तक बाकी सब लौट कर नहीं आते, तब तक ये पैलेस ही देख लेती हूँ। वो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर चली गई। वो हवेली उसके होटल से भी कई गुना अच्छी लग रही थी।
गलियारों में दीवारों पर पीयूष के बचपन से लेकर जवानी तक की फोटोज फ्रेम में अच्छी तरह से लगाई गई थीं। बहुत सारे पुराने जमाने के आर्ट वर्क भी दीवारों में टंगे थे, जिसे एंटीक पीस बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। छत पर लटकते मोमबत्ती वाले झूमर, दीवारों पर एक निश्चित दूरी पर गड़े लाइट के लिए खूबसूरत लैंप, 12 सिंघा के सींगों का प्रतीक चिन्ह, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब मिलकर उस हवेली को किसी राजा के राजमहल सा बना रहे थे। वहाँ सजावट के लिए मॉडर्न डेकोरेशन और एंटीक पीस का बड़ा अच्छा मिश्रण किया गया था। निकी अपनी पलक झपकना ही भूल चुकी थी। वो पूरी हवेली घूमते हुए तीसरी मंजिल के कोने में पहुंच चुकी थी। ये स्थान हवेली के बाकी हिस्सों से कुछ पुराना और जर्जर नजर आ रहा था, जैसे सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। जहां बाकी जगह चकाचक लग रही थी, वहीं उस जगह की दीवार का पेंट उखड़ा हुआ था। चौखट हिल रही थी, दरवाजे में घुन लग गया था और कुछ छोटे छोटे पौधे भी उग आए थे। निकी जब वहां पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची जा रही हो। वो दरवाजे की तरफ देखती हुई आश्चर्य से बड़बड़ाई, यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, वापस चली जाती हूँ। असहज महसूस करने की वजह से उसने वापस अपने कमरे में जाना ठीक समझा, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से 2 लोगों के बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। आवाज से उसे आभास हुआ जैसे वहां कोई बुजुर्ग बैठे हों। उत्सुकतावश उसने दरवाजे को धीमे से धक्का दिया। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुल चुका था। उसे अपने सामने 2 बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे दिखे। वो शायद आपस में बातें कर रहे थे और दरवाजा खुलते ही चौंक गए थे। उन्हें देखते ही निकी आश्चर्य से मन ही मन बोली, ये लोग कौन हैं? तभी कुर्सी पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी निकी को आंखें दिखाते हुए ऊंची आवाज में बोला, कौन है तू लड़की, और बिना इजाजत हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की? वहीं उसके बगल में बैठी बुजुर्ग औरत ने निकी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, और इसके कपड़े तो देखो, क्या पहन रखे हैं इसने? कौन हो तुम? निकी को अचानक समझ नहीं आया कि वो किसके कमरे में आ गई है। वो घबराते हुए हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते जी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आप जरूर पीयूष के दादा और दादी होंगे। तभी निकी के पीछे दरवाजे पर से आवाज आई, ये पीयूष के दादा और दादी नहीं हैं, ये दोनों पीयूष के परदादा और परदादी जी हैं। अपने पीछे से अचानक आई उस आवाज ने निकी को बुरी तरह डरा दिया। लेकिन जब वो मुड़ी तो सामने पीयूष की मम्मी को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। निकी चौंकती हुई बोली, मम्मी जी आप? पीयूष की माँ निकी के पास आई और सख्त आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? निकी घबराती हुई बोली, मम्मी जी वो मैं हवेली देखते हुए यहाँ आ गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बहू, इनको किसी भी तरह का शोरगुल पसंद नहीं है। पीयूष की माँ ने उन बुजुर्ग लोगों की तरफ देखते हुए कहा। निकी ने अपनी गलती मानते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। ये कहकर निकी वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसके कमरे से बाहर निकलते ही पीयूष के परदादा ने डांटते हुए पीयूष की माँ से कहा, ये कैसी लड़की को बहू बनाकर लाई हो तुम सुमित्रा? हमारे जाते ही तुमने हमारी परंपरा को ताक पर रख दिया, हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी तुमने। निकी ने कमरे से बाहर निकलते समय उनकी बातें सुन ली और उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो आश्चर्य करती हुई मन ही मन बोली, हमारे जाते ही?
इनके कहने का मतलब क्या है? ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनकी मौत हो चुकी हो। ये लोग जिंदा तो है ना? निकी ये सब सोच के बहुत ज्यादा घबरा गई। जहाँ उसे एक तरफ राजघराने की चकाचौंध दिख रही थी, तो दूसरी तरफ उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जो उसे परेशानी में डाल रही थी। लेकिन निकी को कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ घटनाएं अभी और भी विकराल रूप लेने वाली थीं। वो हैरानी में मन ही मन सोच रही थी कि तभी पीछे से पीयूष की माँ सुमित्रा वहाँ आ गई और बोली, क्या सोच रही हो बहू रानी? अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारी शादी का जोड़ा भिजवाती हूँ। आज रात शादी के बाद तुम पूरी तरह से हमारी बहू रानी बन जाओगी, ठीक है? शादी की बात सुन निकी एक्साइटेड हो गई। उसने उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया जो अभी अभी उसके दिमाग में चलनी शुरू हुई थी। वो अपने कमरे में आकर बेसब्री से दुल्हन बनने का इंतजार करने लगी। तभी उसके कमरे में एक छोटी उम्र की लड़की आई। करीब 10 से 12 साल उम्र होगी उसकी। वो हाथ जोड़कर मासूमियत भरे लहजे में बोली, प्रणाम दीदी, मेरा नाम रचना है। से राजा बने थे। निकी आश्चर्य से बोली, मैं कुछ समझी नहीं, कुछ इसके बारे में तो बताओ। रचना बेड से उतरती हुई बोली, बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे। हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, पर पहले आपको तैयार होना है। आप भूल रही हैं कि आज आपकी शादी है। घर के सभी लोग तैयार होकर पुरानी हवेली जा चुके हैं। आपको भी तैयार होकर वहाँ पहुँचना है। अगर हमसे देर हो गई तो राजा साहब बहुत डांटेंगे। निकी थोड़ा मायूस हो गई। फिर रचना के हाथ में एक थैला देखकर खुशी से बोली, वाओ, जरा देखूं तो सही, मेरे लिए कैसा शादी का जोड़ा भेजा है सासू माँ ने। उसने रचना के हाथ से थैला लिया और जल्दी से शादी का जोड़ा उससे बाहर निकाला। लेकिन वो कपड़े देखकर चौंक गई। ओह माय गॉड, ये क्या मजाक है? शादी का काला जोड़ा? उसके हाथ से शादी का जोड़ा छूटकर नीचे गिर चुका था। शादी के जोड़े के साथ में वहाँ कुछ गहने भी थे जो उसने हाथ में ही पकड़ रखे थे। निकी ने गहने को छूते हुए कहा, और गहने भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जलकर काले हो गए हों। काली चीजें तो मातम में पहनी जाती हैं। फिर आखिर क्या था राज उस काले जोड़े का? क्या ये सचमुच कोई मजाक था या फिर था कोई रहस्य? कहानी जारी रहेगी।